चलिए हाय हेलो बोलो। थोड़ा सा क्लास इंस्टेंट लगानी पड़ी, जिसके पीछे की वजह थी कि थोड़ा समझिएगा, क्लास को मिस नहीं करना है और वो लगानी पड़ी इंस्टेंट। तो उस चीज़ के लिए तो सबसे पहले तो सो कॉल्ड माफ़ी। ठीक है, आइए सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए फटाफट। फिर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कल हम धौलावीरा पर चर्चा कर रहे थे। आज की हमारी कहानी जो है, आज की हमारी कहानी है लोथल की रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है लोथल। से वो सब पता चलता है जो आप इस सभ्यता के बारे में जानना चाहते हो। लोथल, लोथल, ठीक है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में। बिना टाइम के चालू नहीं हुई है असल में। सर आई एम न्यू, पिक्चर दिखा दिखा के पढ़ाओ, पिक्चर दिखा दिखा के। एक तो आदत ऐसी खराब कर दी है ना लोगों ने, है। आधे आदमी तो ऐसे भी हैं जो चाणक्य की फोटो लगा लेते हैं। अब सोचो जरा, उस समय जाना फोटो है ना कैमरा है, चाणक्य की फोटो कहाँ से आई। पर बच्चे को ऐसा लगता है कि फोटो लगा के पढ़ा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो लगा के लोग पढ़ाएंगे। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ? समस्या यहाँ आ जाती है। आपकी क्लास बिना टाइम के चालू हो जाती है। अब मैंने अभी पहले वही बात बोली कि वो क्लास लग नहीं पाई थी, वो अभी सेट हुई एकदम से। वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि चलो छुट्टी कर देते हैं। घर जाकर पानी के पटाखे खाते ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। अब आप सुनो, हमेशा बच्चों के, क्योंकि हमने तो एसएसबी दिए हैं सीडीएस के, दादा गिलास तुम आधा भरा हुआ देखा करो, खाली दुनिया को दिखाई देता है। आपको तो ये थैंक्स होना चाहिए कि सर चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई, उसके बाद भी आप क्लास पढ़ा रहे हो। आप उसके बाद भी क्लास पढ़ा रहे हो, इसके लिए हम थैंक्सफुल हैं। आपको कहना तो ये चाहिए, पर वही बात है ना। गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में एक गांव पड़ता है, नाम है सगरावाल। सगरावाल गांव के नजदीक दो नदियां पड़ती हैं। एक नदी है सरस्वती, ओ साबरमती, साबरमती नदी है। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, 2 मिनट समझ दीजिए। कौन सी नदी है जी? साबरमती नदी। और साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, नाम है भोगवा, भोगवा नदी। भोगवा नदी के संगम पर है ये शहर। लेकिन इसका जो मेन साइट है, जो मेन एरिया है ना, इसका जो मेन एरिया है, इसका मेन एरिया भोगवा नदी के किनारे ही है। किसके किनारे है? इसका मेन एरिया है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद है, डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद है। और एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है सगरावाल। कौन सा है? सगरावाल। यहां पर यह जगह पड़ती है लोथल। अगला सवाल यह निकलता है कि लोथल के खोजकर्ता कौन है। इसको एस आर राव के निर्देशन में इसकी खुदाई करवाई गई। इसकी जो खुदाई हुई है, एस आर राव के निर्देशन में हुई। एस आर राव के निर्देशन में। एजुकेशन इन द गाइडेंस ऑफ, इन द गाइडेंस ऑफ एस आर राव, एस आर राव। यहां से क्या मिलता है? यहां से जो चीजें मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है। ठीक है, डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है। ठीक है, यहां से मिलता है एक डॉकयार्ड, एक डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है। जब डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है, यह विदेशी व्यापार का सूचक है, विदेशी व्यापार का सूचक है। जल के माध्यम से द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बाय सी रूट, इस बात का यह सूचक है। हालांकि डॉकयार्ड को लेकर अब कुछ बातें ऐसी भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अब एक मत पे नहीं दिखाई देती। डॉकयार्ड को लेकर कुछ बातें ऐसी भी हैं सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज पता, आज मेरा दिन बड़ा खराब गया बच्चों, लिटरली बता रहा हूँ। आज बड़ा खराब दिन था मेरा। और जब इंसान उस तरीके से समस्या झेले जिस तरीके के वो, मतलब उसने वो किया ना हो, तब यार बड़ा दुख पहुंचता है कि वो समस्या भी झेलनी पड़ जाती है कि जो मतलब हम करना नहीं चाहते थे, उस वजह से भी अगर किसी को समस्या पे झेलनी पड़े तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब सवाल ये निकलता है कि क्या एक डॉकयार्ड मिलने से पता चल जाएगा सी ट्रेड है? नहीं, ट्रेड के और भी यहां से कुछ चीजें मिलती हैं। देखिएगा, फाइल को सेव कर देते हैं, सेव। ठीक है, देखिए यहां से एक मोहर मिलती है, यहां से एक मोहर मिलती है। ए सील फाउंड विद ए स्टैचू विद ए जेंट मार्क, जिस पर दो मुंह के राक्षस का चिन्ह बना है, दो मुंह के राक्षस का चिन्ह बना है। एक राक्षस है जिस पर दो मुंह दिखाए गए हैं। जब हम इस बात को ध्यान से पढ़ते हैं कि दो मुंह का राक्षस जो है, तो याद रखिएगा इस राक्षस के दो मुंह हैं। जब आप इस राक्षस के दो मुंह होते हैं,
क्या है जी? दो मुंह का जो राक्षस है, दो मुंह का राक्षस फारस में प्रचलित था। दो मुंह का जो राक्षस है यह फारस में प्रचलित था। द डबल फेस्ड जो राक्षस है बिलोंग्स टू पर्सिया, बिलोंग्स टू पर्सिया। और ये दोनों बातें इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि कहीं ना कहीं फारस से इनका संबंध था। अब सीधी सी बात है, विवाह तो होता नहीं होगा। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि विवाह तो होता नहीं होगा, क्योंकि जब विवाह नहीं होता होगा तो फिर क्या होता होगा? व्यापार। ये फारस के साथ व्यापार के साक्ष्य हैं। फारस के साथ व्यापार के साक्ष्य हैं। द साइन ऑफ ट्रेड टू पर्सिया। जो लोग नहीं जानते हैं पर्सिया क्या है, तो पर्सिया वर्तमान का ईरान है। ईरान को फारस भी कहते थे। व्हाट इज पर्सिया? पर्सिया इज ईरान। ठीक है, फारस मतलब ईरान। ठीक है। बच्चे कह रहे थे संजीव सर की क्लास है 8 बजे। बेटा उससे पहले हम आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वहां की उस क्लास में आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है भैया, देखो तो एक चीज और याद रखिए, नोट करने वाली बात यह है, नोट कीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए जरा। भैया ये एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर है ये, यहां पर ये लोथल है, यहां पर ये लोथल है। लोथल, लोथल से जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड फारस में हो रहा है, और लोथल से ही एक ट्रेड मेसोपोटामिया की सभ्यता में होता था। दो इस तरीके से रूट जाता है। इस तरीके से क्या जाता था? रूट जाता था। एक ट्रेड फारस में हो रहा है, पर्सिया में हो रहा है, और दूसरा जो ट्रेड हो रहा है वो मेसोपोटामिया में हो रहा है। मेसोपोटामिया में, एक पर्सिया में हो रहा है। एक मिनट यहां लिखिए इस चीज को। सी रूट से ट्रेड, सी रूट से ट्रेड मेसोपोटामिया से भी होता था। किससे होता था? मेसोपोटामियन से। अब यहां पजल हो गया बच्चा, मैं होता मैं भी पजल हो जाता। मैं कैसे पजल होता कि गुरुजी मेसोपोटामिया क्या है? बिल्कुल सही बात है, व्हाट इज मेसोपोटामिया? सर मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मेसोपोटामिया क्या है। व्हाट इज मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता थी, तो दजला और फरात नदियों के बीच में पनपी थी। मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है दो पानियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये दो नदियां थी, दजला और फरात। कौन सी थी? दजला और फरात। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए, नो रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट। चलिए, यह इराक की सभ्यता है। जो दजला और फरात नदियों के बीच में है। जो दजला और फरात नदियों के बीच में है। दजला और फरात नदी के बीच है। इट इज दिस सिविलाइजेशन belongs to Iraq between Tigris and Euphrates। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदियों के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा, दो नदियां हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, है ना, उन नदियों के बीच में है। लोथल से यहां से सी रूट से ट्रेड होता रहा होगा, ये बात पक्की है। राहुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, मैं बोला हो जाएगा। ठीक है, देखिए साहब, और यहां से क्या मिलता है? फाइल को सेव कर दें। यहां से और क्या देखने को मिलता है जी? आगे देखो, यहां से मम्मी का मॉडल मिलता है। यहां से मम्मी का मॉडल मिलता है। आज करंट अफेयर्स का सवाल पूछूं आपसे, एक करंट अफेयर्स का सवाल पूछता हूं। हाल ही में किस देश से, हाल ही में किस देश के साथ, किस देश की एक घाटी से तमिल अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तमिल अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बताओ, कमेंट करके बताइए, किस नदी देश है वहां से तमिल अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तमिल अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो इस बात का सबूत है। देखो, आपने एक सब चीज सुनी होगी, तमिल भाषा, वेरी गुड, इजिप्ट से मिले हैं, है ना, दजला नहीं है, दजला है, इजिप्ट से मिले हैं, वेरी गुड। इजिप्ट से ये एविडेंस प्राप्त हुए हैं। कहां से? तमिल भाषा के एविडेंस इजिप्ट से मिले हैं, बताइए।
अब इस बात को समझो कि सभ्यताएं आपस में कनेक्टेड थी। द सिविलाइजेशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मिस्र से मिले हैं। मम्मी का मॉडल मिलना, मम्मी का मॉडल मिलना इस बात को साबित करता है, यह साबित करता है कि सभ्यता का संबंध मिस्र से भी था। मिस्र से भी था। द civilizations is related to Egypt also। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है बताइए? मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है? 2000 साल पुराने तमिल, वहां से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां से एक साथ किसके साइन मिले हैं? एक साथ स्त्री पुरुष को दफनाया गया है। स्त्री पुरुष के दफनाने के साक्ष्य है। The male and female buried together, अगर यही सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य है, अगर इस तरीके से दफनाया गया है तो ये एंसेंट साइन ऑफ सती प्रथा है। सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य है। सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य है। The ancient sign of सती सिस्टम, सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और यहीं से आपने पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सुना है। पंचतंत्र की कहानियों में एक चालाक लोमड़ी थी, है जानकारी? पंचतंत्र की कहानियों में एक लोमड़ी हुआ करती थी, चालाक लोमड़ी। द साइन ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज, द साइन ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पंचतंत्र एक पुस्तक जो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। ठीक है, रवि जागरिया जी, चलो आज तो आप हमारे, आज आप बर्दाश्त कर लो। ठीक है, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियों को पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये एक ऐसी कहानी है, नोट्स क्यों नहीं बनाने? बिना नोट्स बनाए कैसे पढ़ोगे? ये एक ऐसी कहानी है कि जिसका लगभग हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। यहां से रंगाई कुंड मिलता है, रंगाई कुंड मिलता है। रंगाई कुंड समझते हैं? ए होल टू डू कलर्स, रंग करने का एक मिलता है। ठीक है, ठीक है, हाथी दांत से बना पैमाना, हाथी दांत से बना पैमाना, द स्केल मेड बाई एलिफेंट्स बोन, एलिफेंट्स टीथ। एक चीज पॉइंट बना के लिख लो, मैं एक चीज लिखवा देता हूं। एक चीज लिख लो, यहां नोट करके लिखना। ये पॉइंट इस पॉइंट से थोड़ा सा अलग है। नोट, गुजरात के लोग हाथी पालते थे, इस बात का साक्ष्य है गुजरात के लोग हाथी पालते थे। गुजरात के जो लोग हैं वो हाथी पालते थे। पूछा गया सवाल है, क्या है जी? गुजरात के लोग हाथी पाला करते थे। इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि जो गुजरात के लोग हैं वो हाथी पालते थे। नहीं, इस बात का संकेत है कि सभ्यताओं में आपस में रिलेशन था। सभ्यताओं में क्या था? आपस में रिलेशन था। ठीक है, यहीं से प्राप्त होता है नाव का मॉडल, यहीं से नाव का मॉडल प्राप्त होता है। यहां से नाव का मॉडल, द मॉडल ऑफ ए बोट। तो इतनी सारी बातें इसमें प्राप्त होती हैं। अच्छा, एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लिखते थे ये तो पता नहीं चला, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, उसे लिखना मत भले, बट उसको समझ लेना, उसको समझ लो, भले उसे जो है लिखना मत, लेकिन सैंधव सभ्यता की लिपि, लिपि देखिए। देखो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, नमस्ते, गुड इवनिंग, हेलो 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 जी, कैसे हो आप सभी लोग? सिंधु घाटी सभ्यता को हम
आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जो सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता का संबंध आद ऐतिहासिक काल से है, का संबंध आद ऐतिहासिक काल से है, आद ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, किससे है? आद ऐतिहासिक काल से। सैंधव सभ्यता का संबंध आद ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, द इंडस वैली रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड टू प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक समझते हैं कौन सा टाइम पीरियड है? कैसे हो भैया आप सभी लोग? कैसे हो दादा? नमस्ते भैया जी, नमस्ते। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम पीरियड वो होता है कि लिखित अवशेष तो हैं पर पढ़ा नहीं जा सका। मैंने पहले भी बताया था, वो समय जब लिखित अवशेष हैं, जब लिखित अवशेष हैं, अवशेष क्या? साक्ष्य हैं, पर पढ़े नहीं जा सके, पर पढ़े नहीं जा सके। रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल, एक ऐसा समय जब रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल बट नॉट डिकोडेड yet, but not decoded yet। ठीक है, बट नॉट डिकोडेड yet, अभी तक पढ़े नहीं जा सके, है ना? तो उसके दृष्टिकोण से इसको आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या लिखा? अब वो जिस तरीके से लिखते थे, वो एक फिल्म आई थी वेलकम, कि ये कैसे हो गया मेरे बेटे, कि ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया, तो ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया, कि कैसे ये हुआ था। ठीक है, ये हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, देख रहे हो? ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, राइट टू लेफ्ट। ये दाएं से बाएं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ठीक है, कई बार इस विधि को, इसे गोमूत्र विधि भी कहते हैं, इसे गोमूत्र विधि भी कहा गया है। गोमूत्र विधि भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द गोमूत्र सिस्टम, गोमूत्र मेथड। अब सवाल यह आता है कि यह कैसा नाम हुआ सर? किसी की लिखने की कला को हम गोमूत्र से कैसे कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, किसी के भी लिखने की कला को हम गोमूत्र कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये लोग कैसे लिखते हैं, मैंने बताया है कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, तो कुछ कुछ ऐसा लिखते थे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे मानिए जैसे गाय का, जैसे कोई गाय है और वो मूत्र करती हुई जा रही है, इस तरीके से, जैसे कोई गाय है और मूत्र करती हुई वो जा रही है। ठीक है, देखो इस तरीके से कोई गाय है, क्योंकि राइट से लेफ्ट बल्कि ऐसा शुरू करो इसको, यहां से शुरू किया, यहां से ये लोग शुरू करते थे इस तरीके से, फिर लेफ्ट टू राइट हो जाते थे, फिर इस तरीके से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इस तरीके से, जैसे लगता था कि जैसे किसी गाय ने टॉयलेट कर दिया है। इस विधि को ब्रूस्टोफुडेन भी कहा जाता है। यह लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। इट वॉज पिक्टोग्राफी। क्या थी? पिक्टोग्राफी थी। और एक चीज को याद रखिएगा, ऐसा लगता है कि जैसे हर किसी चीज को उन्होंने चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। लिपि को पढ़ने का तरीका क्या होता है? लिपि को पढ़ने का तरीका क्या होता है? कोई भी व्यक्ति लिपि को ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लिपि है, तो उसको दुनिया की लिपियों से मिलान किया जाता है कि भाई उस लिपि से मिलाओ, उस लिपि से मिलाओ, कहीं ना कहीं अक्षर ना मैच कर जाते हैं। जब अक्षर मैच कर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि भैया देखो ये आर है, ये इस लिपि का आर बना हुआ है, तो उस तरीके से मिलाते हैं। आज तक कैसे हुआ है? आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के अक्षरों का कहीं से मैच हुआ ही नहीं है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं से भी आज तक मैच हुआ नहीं है। ये लिपि भाव चित्रात्मक थे। इसे ब्रोस्टोफुडेन भी कहा गया है, इसे ब्रोस्टोफुडेन, ब्रोस्टोफुडेन भी कहा गया है, फुडेन भी कहा गया है।
ब्रूस्टोफुडेन भी इसको कहा गया है। 64 अक्षरों की प्रधानता ज्यादा है। 64 अक्षर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट है, पढ़ नहीं पाए पर बाकी तो सारी बातें पता चल गई, पढ़ नहीं पाए बस। 64 अक्षरों की प्रधानता ज्यादा है। 64 अक्षरों की प्रधानता ज्यादा है। 64 लेटर आर जनरली रिपीटेड। 64 अक्षर ऐसे हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया गया। 64 अक्षर, ठीक है ना। साक्षी बेटा थोड़ा सा मैनेज करो, क्या बोल सकते हैं, समस्याएं तो क्या बोले, आदमी की जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट होगी। ऐसा कोई आदमी हमें नहीं दिखा जो ये कहता गुरुजी हम तो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या ही है। लेटर आर जनरली रिपीटेड है 64 अक्षर। और यू अक्षर का देखिए, यू आकार का अक्षर ज्यादा रिपीट हुआ है। यू शेप जो लेटर है वो मैक्सिमम रिपीटेड है, ठीक है। तो यू आकार का जो अक्षर है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। तो ये सैंधव सभ्यता की लिपि है। अब देखिए सैंधव सभ्यता का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा था। सैंधव सभ्यता की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काला ही कर लेता हूं, मैं तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा था, मुझे खुद को अजीब सा लग रहा है। विज्ञान एवं तकनीक, सैंधव सभ्यता का तकनीकी विकास, द टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली। देखिए सैंधव सभ्यता के लोगों को तकनीकी ज्ञान भी ठीक था। सैंधव निवासी जो निवासी थे उन्हें तकनीकी ज्ञान भी ठीक था, उन्हें तकनीकी ज्ञान भी अच्छा था। The Indus Valley civilizations, they have the good technical development, good technical development। अब मैं बताता हूं कि ऐसी क्या चीज है जो ये बात साबित कर देंगी कि इन लोगों को कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। सर आप भैया पीडीएफ में सारी दे रहा हूं, अपलोड नहीं हुए पूछूंगा मैं अभी, ठीक है। अभी तबियत मेरी ठीक है विनीता, बढ़िया। मैं पीडीएफ दे रहा हूं, मैं देख लेता हूं, एक दो पीडीएफ मेरी तरफ से रह गई थी, उसे मैं अपलोड करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो इस चीज से, ठीक है। तो इनका टेक्निकल डेवलपमेंट कैसा है, जैसे जल प्रबंधन, ये वाटर मैनेजमेंट अच्छा जानते थे। अब किसी का बांध बनाना टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है, वाटर मैनेजमेंट करना। अब सीधी बात है, आप ये समझो कि कोई आदमी जो बांध बना ले रहा है उसका टेक्निकल डेवलपमेंट बढ़िया नहीं है, ठीक है। जल प्रबंधन, जैसे जल प्रबंधन हो गया, बांध बनाना है, नाली बनाना, जिस तरीके से ये नालियां बना रहे थे, नाली बनाना है। इन्होंने वो जो ग्रेट बाथ बनाया, वृहद स्नानागार में जिप्सम का प्रयोग, बल्कि वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी जो थी, जल का लीकेज ना होने देना, जल का लीकेज नहीं होने देते थे, है ना। मेकिंग डैम्स, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर प्रूफिंग, और क्या क्या मतलब ज्ञान होना चाहिए, वाटर प्रूफिंग। अब लोथल से मिलता है कि वो जहाज बना ले रहे हैं, जहाजरानी उद्योग, जहाजरानी शिपिंग। आपको मैंने एक तरीका बताया था मूर्ति बनाने की, धातु पिघलाना इसका एक साक्ष्य है। ये धातु को पिघला लेते थे। मेटल मेल्टिंग, ये एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। जिस तरीके से मूर्ति बना रहे थे, है ना, मधुचिष्ट विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड, पता है इतना सब चीज है तो मतलब क्या रहेगा आप बताइए, है ना। ब्रॉन्ज बनता था, मेटल मेकिंग आप जानते हैं कि द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे को बनाना, तो इसमें क्या मतलब रहेगा आप बताओ। इतना सारा टेक्निकल ज्ञान होना अपने आप में कम बात है, बहुत बात है। कांसे को बनाना, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज, मोहरें बनती थी, मोहर बनाना टेक्निकल डेवलपमेंट था। उस समय सिक्के नहीं थे, तो जो सामान यहां से जाता होगा ये कैसे पता चलती होगी, मोहर बनती थी, मोहरें बनाना, द मेकिंग ऑफ सील्स,
ये जो सील्स हैं एक पत्थर की बनती थी, ये सेल खड़ी की बनी होती हैं। किसकी बनती थी? सेल खड़ी की ये बनती थी। ठीक है, आगे देखिए, ईंटें बनना, ईंट बनाना, द ब्रिक मेकिंग, ब्रिक मेकिंग। सबसे बड़ी ईंट का जो साइज मिलता है वो कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिलती है। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिलती है। मैक्सिमम साइज इन मोहनजोदारो। तो बेटा ये बात समझो ना, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स। ये सब वही एग्जांपल हैं जो टेक्निकल डेवलपमेंट के उदाहरण। ये सभी टेक्निकल डेवलपमेंट के उदाहरण है। इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? ट्रक का हॉर्न। अरे यार ऐसा अब सुनो, सड़क हमारी थोड़ी है, घर हमारा हो सकता है, सड़क हम कैसे कर दें किसी की? ठीक है, चलो छोटी छोटी बातों पे नहीं करते। दीज आर द प्रूफ्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। दीज आर द प्रूफ्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। प्रूफ ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। तो अच्छा खासा। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, इनको मेजरमेंट का ज्ञान था, 16 के यूनिट मेजरमेंट चलता था। मापन पद्धति का ज्ञान होना, मापन पद्धति का ज्ञान होना, मेजरमेंट सिस्टम, इनको इसका पता था। इन द मल्टीपल ऑफ 16, इन द मल्टीपल ऑफ 16, ये 16 के मल्टीपल में चलती थी चीजें, 16 के मल्टीपल में होता था। ठीक है, मालिक करा लूंगा, थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसे रख दो। ठीक है, फतेहाबाद में लिखवाया, देख लो। ठीक है, देख लो बेटा, कुछ नया बदलाव हुआ होगा तो हरियाणा का अपना मामला है, नहीं मानते? ठीक है भैया, तो ये सब इनके टेक्निकल डेवलपमेंट की पहचान थी। ये सब इनका जो है, जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है ना, हाथी दांत का पैमाना बनाना, ये सब टेक्निकल डेवलपमेंट है। ये सब क्या है? ये टेक्निकल डेवलपमेंट है। अब डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सैंधव सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए, सैंधव सभ्यता, आज ये कुत्ता पूरा ही भौंक के जाएगा यहाँ पर, देख लो कितना गधा है। आज हमारे बच्चों को सब पता लग जाएगा गुरुजी गली में कुत्ते हैं, देख लो कितना बदतमीज है, चुप भी तो नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कुत्ते की तरह भौंक रहा है, देख लो तो कुत्ते की तरह भौंक रहा है भैया। ठीक है, एक कर लो, चला जाएगा। ठीक है, अच्छी ही ली हुई है, तुम्हें लगता है हम कंजूसी करेंगे? पर इन पे किसका जोर है ना? ठीक है, देखो सैंधव सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सैंधव सभ्यता का पतन कैसे हुआ? द डिक्लाइनेशन ऑफ एम्पायर कैसे होता है? डिक्लाइनेशन ऑफ एम्पायर, डिक्लाइनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, ऑफ सिविलाइजेशन। कैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसको देखिएगा जरा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई। देखो, इस मामले में बहुत सारे मत दिए जाते हैं। इस बारे में बहुत सारे मत हैं। इस बारे में बहुत सारे मत हैं। बहुत सारे मत हैं। देयर आर मैनी ओपिनियंस रिगार्डिंग इट। देयर आर मैनी ओपिनियन रिगार्डिंग इट। देयर आर मैनी ओपिनियन रिगार्डिंग इट। इस मामले में तो बहुत सारे मत दिए जाते हैं। ठीक है, और हर एक मत का, ठीक है, चिराग तिवारी चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, मतलब अजीब बात है, साउंड प्रूफिंग करा लो। तुम्हें लगता नहीं करा रही होगी? क्यों? मंगल ग्रह पे एक प्लॉट ना ले लूं, वहां जाके स्टूडियो बना लेता हूं, कैसा रहेगा? ना बस नहीं मैं रहूंगा, 1 घंटे बाद मैं भी नहीं रहूंगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे मत हैं। जैसे एक बात समझिए, पतन का अर्थ क्या है? अगर हम ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो पतन का अर्थ क्या है? पतन का अर्थ है नगरीय स्वरूप खत्म हो जाना। ऐसा थोड़ी आदमी भग गए, है ना? ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आदमी भग गए, ये सारे के सारे आदमी मर गए, ऐसा नहीं था। नहीं लगवाऊंगा इंटरनेट मंगल ग्रह पे, है ना? चांद पे प्लॉट तू खरीदा था मेरी जान, है ना? समझे? तो बात को समझो। अब देखिए भैया, पतन का अर्थ है सभ्यता का नगरीय स्वरूप खत्म हो गया। सभ्यता का नगरीय स्वरूप खत्म हो गया। सभ्यता का नगरीय स्वरूप क्या हो गया? समाप्त। नगरीय स्वरूप समाप्त हो गया। द अर्बन फीचर इज टू बी एंड। द अर्बन फीचर ऑफ सिविलाइजेशन हैज एंडेड। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर थे वो खत्म हो गए। जैसे टॉमी दिया सर्टा, एनक अरमानी, तुम्हारी क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है। तुम्हारी पहचान हो सकती है। हमारा कुत्ता तो ऐसा, सुनो, हमारा कुत्ता तो ऐसा भैया, उसे खुद हमें रखवाली करनी पड़ती है उसकी।
हैं डोगेस भाई आपस में लड़ रहे। हमारा तो एक कह रहे कुत्ता पाल लो भाई साहब, हमें अपने कुत्ते की खुद की रखवाली करनी पड़ती है, कोई उसको ना काट जाए। उसको बेटा कोई वजह रही होगी, ऐसा तो नहीं वो कभी क्लास तो कभी छोड़ते नहीं, है ना, क्लास तो कभी छोड़ते नहीं, बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, माता जी हैं घर पे, शायद कोई बात हो गई होगी, बिना बीमारी के वो बंदे क्लास नहीं छोड़ते, वो अपनी बीमारी में भी नहीं छोड़ते, दूसरे की बीमारी का आदमी करे क्या, कुछ बात हो गई होगी 100%। राहुल सर के बारे में जान लो कि वो अपनी बीमारी में, भैया एक गोली भी डॉक्टर खाने को मना करते हैं, 6 गोली खा के उस बंदे ने क्लास पढ़ाई है। आप ये तो सोचो, जिस गोली को डॉक्टर एक से ज्यादा खाने को मना करते हैं, उस व्यक्ति ने 6 गोलियां खा के क्लास पढ़ाई है। तो हमारी हाल ही में ध्यान है, डांट में दिक्कत हो गई थी हमारे डॉक्टर के साथ, ऐसा ही है, हमारे को हमें तो खुद बचाना पड़ता उसे। नाम देखो उसका, टाइसन, वो टाइसन जिसके एक मुक्के में, माइक टाइसन के मुक्के में आदमी हिल जाता। चलिए, तो सभ्यता का, जैसे कहते हैं टॉमी दिया शर्टा, एनक अरमानी, अब एनक अरमानी खत्म हो गई, टॉमी की शर्ट खत्म हो गई, तो लोग कहते हैं इनका कुछ नहीं बचा, खत्म हो गई। यही बात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पे लागू थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, इनके नगर खत्म हो गए थे, तो अर्बनाइजेशन का जो फीचर था हैज एंडेड। तो लोगों ने कहा कि ये खत्म, व्हाट वाज द रियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहर की पहचान। तो जैसे ही शहर, हाँ है भी ये बात भाई, सच है ये बात। साहब जी ओआरएस ले रहे हो क्या, नहीं पानी पी रहे, ठंडा पानी पीते हैं पर, ठीक है, समझे भैया। तो उनका शहर खत्म हो गए थे। अब कुछ कारण दिए जाते हैं, जैसे क्या क्या मत हैं इस मामले में, क्या क्या मत दिए जाते हैं, क्या क्या मत हैं, व्हाट आर द ओपिनियंस, व्हाट आर द ओपिनियंस, क्या क्या मत दिए जाते हैं। पहला मत देखो आप, ठीक है, मैं तो भैया 12 महीने ठंडा पानी पीता हूं, है ना, ठीक है। ऋषि राठौड़ देखो जी, अरे राठौड़, राउडी राठौड़ तो नहीं हो। पहला मत है कि मलेरिया आया, फैला होगा, मलेरिया, मलेरिया से हो गया होगा। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी मैं यहां बता दूं, सैंधव सभ्यता का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सैंधव सभ्यता में, ये नोट करके लिखना, मेरे ध्यान नहीं रहा, सैंधव सभ्यता में राजा नहीं था, राजा नहीं था। तो यहां से एक सवाल ये निकल कर आता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में राजा नहीं है, तो इतने बड़े शहर कैसे मैनेज होते होंगे, खत्म होने वाला बेटा, तो इतने बड़े शहर कैसे मैनेज होते होंगे। सैंधव सभ्यता में राजा नहीं था, जो शहर हैं का मैनेजमेंट, का जो मैनेजमेंट था वो धनी व्यापारी वर्गों के हाथों में था, धनी व्यापारी वर्गों के हाथों में था, द रिच मर्चेंट क्लास। किनके पास था, रिच मर्चेंट क्लास के पास, जो एक नगर पालिका की तरह कार्य करते थे। और ये, अच्छा, एक सवाल एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि पश्चिमी टीले पे कौन रहता था, पश्चिमी टीले पे कौन रहता था। यही लोग पश्चिमी टीले पर रहते थे, यही पश्चिमी टीले पर रहते थे, जो पश्चिमी टीला है जिसका ध्रुवीकरण होता था, यही लोग वेस्टर्न माउंट पर रहा करते थे। किस पर रहते थे, वेस्टर्न माउंट पर। ये थोड़ा सा इसको याद रखना, ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, ये लोग शांति प्रिय थे। युद्ध प्रिय ये लोग नहीं थे, ये शांति प्रिय लोग थे। और राजा की जरूरत तभी होती है जब झगड़ा होता है, अगर झगड़ा ना हो तो राजा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गुरुजी ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की कमी है, तो कब आप चलोगे, ले चलो यार, है कोई तरीका तो बताओ, मैं तो चल दूंगा। अच्छा, अपने को क्या है, एक स्टूडेंट लगा हम तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लेंगे, क्यों जी, हम तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लेंगे। अब एक पूछ रहे हैं जी वेस्टर्न माउंट क्या, भैया ये कैसा सवाल है, इस सवाल ने तो दिल ही तोड़ दिया जी, मेरा दिल तोड़ के चकनाचूर कर दिया भैया, इतना मैंने पढ़ा दिया सब। मोहनजोदड़ो से इसके साइन मिलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भूकंप आया होगा, भूकंप से ये लोग खत्म हो गए, इसके साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, अर्थक्वेक से ये लोग खत्म हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि उल्का पिंड गिर गया, क्या गिर गया, उल्का पिंड गिर गया, द मेटेराइट्स, कि कोई उल्का पिंड गिरा होगा, द मेटेराइट्स गिरा होगा, कोई उल्का पिंड गिर गया। किसी ने कहा कि कोई बाहर से आक्रमण हो गया, बाहर से आक्रमण हो गया, द फॉरेन इन्वेजन हो गया, क्या हो गया, कोई आक्रमण हुआ होगा। और आरोप यह लगाया जाता है कि संभवतः आर्यों ने हमला किया था, संभवतः आर्यों ने क्या किया था, हमला किया था। आर्यों ने हमला किया था, प्रोबेबली द आर्यन इन्वेजन, द आर्या इन्वेडेड इंडिया। अब इस पर आप दिल लगा दो, क्यों दिल लगा दें गुरुजी, इसमें दिल लगाने को क्या है, ये सेपरेट टॉपिक है। क्या आर्य सैंधव सभ्यता की पतन के लिए जिम्मेदार थे, ये सेपरेट टॉपिक है। सर बनवाली जो है फतेहाबाद जिले में है, राखीगढ़ी हिसार जिले में शो हो रहा है गूगल में। तो ऋषि राठौड़ मैंने क्या लिखवाया उसको देख के एक बार मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा है कि हरियाणा में कुछ जिलों का रीस्ट्रक्चर हुआ है ना, क्या हुआ है, रीस्ट्रक्चर। तो हो सकता है वो रीस्ट्रक्चर में ध्यान न रहा हो, तो एक बार आप उसको देख लो, मैं करा दूंगा, ठीक है। सर आप भगवान पूरा विश्वास करते हैं, भगवान पे, भगवान ज्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म पे पूरा विश्वास करते हैं। तो इसको मैं सेपरेट टॉपिक है ये, इसको बताऊंगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के झगड़े की वजह से खत्म हो गई, इस पर बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आई होगी, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण। कुछ लोग कहते हैं ड्यू टू द फ्लड, ड्यू टू द फ्लड। कुछ लोग कहते हैं सूखे के कारण,
ड्यू टू ड्रॉट या अकाल पड़ गया होगा। आजकल एक और नई थ्योरी आ रही है, परमाणु विस्फोट हो गया था। एक नई थ्योरी आ रही है, परमाणु विस्फोट हो गया था। एक न्यू थ्योरी है, इस पे स्टार बना के लिख लो। ये नई थ्योरी है एकदम, परमाणु विस्फोट हो गया था, परमाणु जैसा कुछ विस्फोट हुआ। परमाणु विस्फोट की एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मतलब इन सब चीजों से मल्टीपल ओपिनियन निकल कर आते हैं। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, एक सामान्य मत क्या है? एक सामान्य मत क्या है? एक सामान्य मत क्या है? व्हाट इज द जनरल ओपिनियन? व्हाट इज द जनरल ओपिनियन? व्हाट इज द जनरल ओपिनियन? जनरल ओपिनियन है क्लाइमेट चेंज। जनरल ओपिनियन है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। भैया जब जलवायु परिवर्तन होता है, सूखा भी आता है, बाढ़ भी आती है। जब बाढ़ आएगी तो मलेरिया भी फैलेगा, हैजा भी फैलेगा। और जब पेड़ भी कटेंगे, पेड़ भी खत्म होंगे। जब ये पेड़ खत्म होंगे, या बाढ़ आती तब जब पेड़ खत्म कर दोगे, जब पेड़ खत्म कर दोगे तो एयर क्या हो जाएगी? रेयर, उल्का पिंड धड़ाम धड़ाम से गिरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये सब मिलकर काम करते हैं। देखिए, अगर मैं जलवायु परिवर्तन की बात करूं, जलवायु परिवर्तन की बात करता हूं, इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, तो या तो कभी सूखा पड़ेगा या कभी बाढ़ होगी। क्या होगी? बाढ़। अब इसको डायग्रामिकली समझो। मान लो सूखा और बाढ़ की स्थिति है। हम सूखे की बात करें या बाढ़ की बात करें, ये रहा सूखा, ये रहा आपकी बाढ़। ठीक है, बाढ़ में बीमारी भी फैलती है ना? बीमारी भी फैलती है, इसी बाढ़ से बीमारी भी फैलती है, संपदा भी नष्ट होती है, संपदा भी नष्ट होती है। याद करिए, जब मैं आपको मोहनजोदाड़ो पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदाड़ो 7 बार बसा ये शहर, 7 बार बसा, 7 बार उजड़ा, हर बार बाढ़ आ जाती थी। ये लोग मेहनत करते, फिर बसाते, फिर बाढ़ आती, फिर मेहनत करते, 7 लेयर मिली है मिट्टी की। इस शहर को 7 बार बसाया गया था। बाढ़ ने इस शहर को 7 बार तहस नहस किया। कभी सूखा आता होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ना चाहे बाढ़ आए या सूखा आए, दोनों ही स्थिति में खेती नहीं हो सकती। एंड व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? कमेंट करो। अभी कुछ पॉइंट डिस्कस ही मत करो, कुछ डिस्कस मत करो, सिर्फ मेरी बात करो। मैं देख लूंगा ऋषि राठौड़, कमेंट मत करना बेटा इस बात में। बताओ, व्हाट आर द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमी? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की इंडिकेटर क्या है? फिर वही बात, व्यापार मत कहने ना, खेती, खेती से ही व्यापार होता है। आइए, दोनों ही स्थिति में खेती नहीं हो सकती। दोनों ही स्थिति में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर नहीं होगा, है ना? क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा। काय का ट्रेड? फिर जब एग्रीकल्चर ही नहीं है तो व्यापार किस चीज का? जब ट्रेड ही नहीं होगा तो मुझे एक बात बताइए, शहर गरीब होते चले जाएंगे, शहर गरीब हो जाएंगे, और गरीब शहर इज इक्वल्स टू गांव। बस देख लो, इनका जो शहरी रूप था वो खत्म हो गया। क्या हो गया? जो शहरी रूप था वही खत्म हो गया। द पुअर विलेजेस, द पुअर सिटीज इज इक्वल्स टू विलेजेस। जब शहरों पर खतरा मंडराया तो लोग शहर को छोड़कर चले गए, शहर वीरान हो गए। क्या हो गया? जब शहरों पर खतरा मंडराया तो ये लोग शहरों को छोड़कर चले गए, शहर वीरान हो गए, शहर दोबारा से गांव में कन्वर्ट हो गए। अब जब कभी आर्यंस आएंगे तो उन्हें क्या मिलेंगे? यहां फलते फूलते शहर? नो, यहां पर क्या मिलेगा? उन्हें गांव मिलेंगे। आर्यन संस्कृति बिलोंग्स टू द रूरल कल्चर। आर्य संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि डिक्लाइनेशन का मतलब यहां क्या निकलता है। डिक्लाइनेशन का मतलब है द अर्बन फीचर ऑफ सिविलाइजेशन हैज एंडेड। जो सिंधु सभ्यता का था वो नगरीय स्वरूप खत्म हो गया। लोग अभी भी इधर उधर रह रहे थे, पर अब उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो उतने मजबूत नहीं थे जितने मजबूत ये कभी शहरों के जमाने में हुआ करते थे। फिर ये लोग कहां चले गए? यहीं पर रहे। जोरवे संस्कृति, इधर उधर इनकी संस्कृतियां उसके बाद भी दिखती रही। मैं बताऊंगा द कल्चर्स रिलेटेड टू द पोस्ट हड़प्पन। हड़प्पा सभ्यता के मैच्योर फेज के बाद कितना है मैच्योर, इस सभ्यता का परिपक्व काल कितना है? परिपक्व काल का अर्थ होता है जब सभ्यता अपने पूरे पीक पर रही। व्हाट आर द मैच्योर फेज ऑफ दिस सिविलाइजेशन? मैच्योर फेज कितना है? 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। और कार्बन 14 मेथड से इस बात को हम जान चुके हैं, C14 मेथड से भी जान चुके हैं हम इस बात को। अब यूं तो इस टॉपिक के डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, इस टॉपिक को तुम कितना भी डिस्कस करते चले जाओ। अब समझ गए? तो इस क्या होगा? बाद में कुछ सभ्यता नहीं, अब जो आर्य आएंगे उनको गांव मिलेंगे। कल की हमारा क्लास होगा द पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशंस, जो एक दो संस्कृति में दिखती रही, और वैदिक कल्चर हम शुरू कर देंगे कल। ठीक है, देखिए एक चीज और हम बता दें, इस तरह का टॉपिक शुरू करना अब बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, 2-4-5 मिनट में कुछ भी समझ आने वाला नहीं।